हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, क्लास 10 का है, केमिस्ट्री का। अम्ल, क्षार तथा लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो आइए जानते हैं हम लोग उसमें एसिड, बेस एंड सॉल्ट जो चैप्टर पहला है उसमें टॉपिक लेके आए। सबसे पहले वैद्युत अपघट्य तथा वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन। तो आइए जानते हैं हम लोग वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अपघटन क्या होता है। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है या उसमें विद्युत चालकता सुगमता से हो सकती है, उस पदार्थ को वैद्युत अपघट्य कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। और फिर इसके बाद आता है कि वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पदार्थ का अपघटन हो जाता है, यानी वे कुछ अवयव भागों में अपघटित हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। तो उस क्रिया को वैद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस, या इसको और इंग्लिश में कह सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन कहते हैं। अब देखिए, जैसे उदाहरण में लेते हैं कि HCl एक पदार्थ है, हाइड्रोजन क्लोराइड। उसके जलीय विलयन में जब वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो दो भागों में विभाजित हो जाता है, अपघटित होता है। जैसे देखिए HCl लेते हैं, अब इसका जलीय विलयन जब लिखते हैं, जलीय विलयन प्रदर्शित करने के लिए एक क्यू लिखा जाता है आगे संकेत। एक क्यू का मतलब होता है, एक क्यू का मतलब होता है एक कोस। एक क्यू मीन्स होता है एक कोस। एक कोस मीन्स होता है जलीय विलयन या जल के साथ विलयन। तब ये जब इसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तब ये हाइड्रोजन गैस और फ्लोरीन गैस में अपघटित हो जाते हैं। ये जो क्रिया है यही वैद्युत अपघटन क्रिया कहलाती है। तो ये रहा वैद्युत अपघटन। अब इसके बाद हम लोग आएंगे, आगे सीखेंगे वैद्युत वियोजन का सिद्धांत। वैद्युत वियोजन का सिद्धांत, थियरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। अब ये वैद्युत वियोजन का सिद्धांत क्या होता है कि एक वैज्ञानिक है स्वांटे आर्हेनियस, उन्होंने सन 1887 में वैद्युत अपघटन और वैद्युत अपघट्य के अन्य गुणों का अध्ययन या उनके गुणों को और स्पष्ट करने के लिए उन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे वैद्युत वियोजन का सिद्धांत या आयनिक सिद्धांत कहते हैं, थियरी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन या आयनिक थियरी बोलते हैं। अब इस वैद्युत वियोजन सिद्धांत का जो आधुनिक स्वरूप है वह इस प्रकार है। उसके अंतर्गत बहुत सी मुख्य बातों को बताया गया है जो इस प्रकार है। उसमें पहला मुख्य बात बताया गया कि किसी वैद्युत अपघट्य को जब जल में या किसी अन्य विलायक में घोला जाता है तो वह पदार्थ दो प्रकार के वैद्युत आवेशित कणों में विभाजित हो जाता है। तो इस क्रिया को आयनन, आयनाइजेशन या वैद्युत वियोजन, इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन कहते हैं। तो वैद्युत वियोजन की क्रिया में उसमें दो आयन प्राप्त होते हैं। जैसे उदाहरण में लिया जाता है कि NaCl का जलीय विलयन लेते हैं, NaCl ये वैद्युत अपघट्य है, इसका जलीय विलयन लेते हैं, इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ये दो आयनों में विभाजित हो जाता है, Na+ और Cl-। इसी क्रिया को आयनन या वैद्युत वियोजन कहा जाता है। में दूसरी मुख्य बात आती है कि विद्युत आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। इसको आयन बोलते हैं।
धन आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को धनायन बोले जाते हैं। ऋण आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को ऋणायन कहा जाता है। को इंग्लिश में कैटायन और धनायन को एनायन बोला जाता है। तो ये है इसकी दूसरी बात। उसके बाद दूसरी मुख्य बात है, फिर उसके बाद तीसरा इसका आता है सिद्धांत के अंत। किसी भी वैद्युत अपघट के जलीय विलयन में धनायनों के आवेश की कुल संख्या ऋणायनों के कुल आवेश की संख्या के बराबर होती है। अर्थात जितना धनायन होगा उतना ऋणायन होगा, उस पर आवेश की मात्रा बराबर होती है। अर्थात वैद्युत अपघट का जो जलीय विलयन होता है वह विद्युतीय उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, यानी उस पर कुल आवेश शून्य होता है। चौथा इसमें मुख्य बात आती है कि जो वैद्युत वियोजन की क्रिया होती है या आयनन की क्रिया होती है वह उत्क्रमणीय होती है, रिवर्सिबल होती है, यानी दोनों दिशाओं में चलती है। और उसके साथ साथ वैद्युत अपघटन की क्रिया में वैद्युत अपघट और आयनित आयनों के बीच साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। यानी जब वैद्युत वियोजन या आयनन की क्रिया होती है तो उस समय वैद्युत अपघट और आयनों के बीच साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। अर्थात आयन शुरुआत में जो वैद्युत अपघट होते हैं वो आयनों में वियोजित होते हैं, अर्थात अग्र अभिक्रिया का वेग अधिक रहता है, और धीरे धीरे जब आयन प्राप्त हो जाते हैं तो वह संयुक्त होकर फिर वैद्युत अपघट पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी उस समय पश्च अभिक्रिया का वेग भी बढ़ने लगता है, और ये धीरे धीरे वेग इसका घटने लगता है, अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग बढ़ने लगता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि दोनों का वेग बराबर हो जाता है, तो वैसे ही अवस्था को साम्यावस्था बोलते हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो साम्यावस्था इसमें स्थापित हो जाती है। चौथा यही मुख्य बात बताया गया कि वैद्युत वियोजन या आयनन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है, और आयनन की क्रिया के दौरान वैद्युत अपघट और आवेशित आयनों के मध्य साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। अब इसमें उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक AB वैद्युत अपघट है और इसके जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। इसमें A धनायन और B ऋणायन, ये दो आवेशों आयनों में वियोजित हो जाता है। ये वैद्युत वियोजन क्रिया कहलाता है। इसमें AB अणुओं और इन आयनों के बीच साम्यावस्था स्थापित हो जाती है आयनन की क्रिया के दौरान। अब इसमें हम लोग जो साम्यावस्था में स्थापित होती है तो इनके आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल और वैद्युत अपघट के सांद्रता का अनुपात ये सदैव नियतांक होता है। उसको साम्यावस्था पर हम लोग लिख सकते हैं समीकरण के अनुसार। साम्यावस्था पर इसमें इनके आयनों की सांद्रता, इसको बड़े कोष्ठक में दिखाएंगे, ये सांद्रता हो जाएगा कंसंट्रेशन, फिर B माइनस की सांद्रता, ये दोनों गुणनफल और वैद्युत अपघट की सांद्रता का अनुपात यानी AB की सांद्रता, ये सदैव नियतांक होता है। यहाँ ये नियतांक होता है K, इसको बोलते हैं वियोजन स्थिरांक। वियोजन स्थिरांक रेडिएशन कांस्टेंट या आयनन स्थिरांक भी कहते हैं इसको, या आयनन स्थिरांक। यह इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ये है वैद्युत वियोजन सिद्धांत की चौथी मुख्य बात। पांचवी मुख्य बात आती है सिद्धांत के अंतर्गत, पांचवी बात आती है इसमें कि किसी वैद्युत अपघट को जब जल में घोला जाता है तो उसके संपूर्ण अणु आयनों में वियोजित नहीं होते हैं,
अर्थात कुछ न कुछ अणु अनायनित रहते हैं, यानी बहुत अधिक मात्रा में आयनन की क्रिया नहीं होती है। कुछ अणु आयन के रूप में प्राप्त होते हैं और कुछ अणु बिना आयन के रह जाते हैं। इस तरह से कहा जाता है कि वैद्युत अपघट्य के अणुओं की वह संख्या या उसका वह भाग जो आयनों के रूप में वियोजित हो जाता है वह आयनन की मात्रा कहलाता है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। इस तरह से आयनन की मात्रा को हम लोग फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं। आयनन की मात्रा बराबर आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या, आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या बटे अणुओं की कुल संख्या। इस तरह से आयनन की मात्रा या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का मान निकाल सकते हैं। अब इसी तरह से उदाहरण मान लिया जाए कि कोई एक वैद्युत अपघट्य AB है, इसका आयनन इस प्रकार होता है, A+ मिलता है और B-। तो मान लीजिए कि ये जो आयनन की क्रिया है ये साम्य अवस्था पर है, तब यहाँ पर आयनन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कि मान लीजिए कहते हैं कि प्रारंभ में अणुओं या आयनों की संख्या, मान लेते हैं कि जब आयनन की क्रिया नहीं होती तो उस अवस्था में इसके अणुओं या आयनों की संख्या मान लीजिए AB के 100 है, तो प्रारंभ में इसके आयनों की संख्या या सांद्रता 0 होगी। फिर इसके बाद आते हैं साम्य अवस्था पर। साम्य अवस्था पर अणुओं या आयनों की संख्या कितना हो जाएगा? मान लीजिए कि 10 अणु आयनित होते हैं, तो 10 अणु आयनित होंगे तो इसमें बचेगा 90 और इधर 10-10 प्राप्त हो जाएंगे, 10-10 आयन। अब ये 10-10 क्यों मिलते हैं? क्योंकि 90 यानी 10 अणु इसमें से आयनित होंगे तो ये शेष बचेगा 90, और 10 अणुओं में से एक यानी A+ और B- मिलेगा तो उसकी भी संख्या 10-10 होगी, बराबर बराबर। कोई एक नहीं होगा क्योंकि दोनों इसी भाग से टूट रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं, तो उनकी संख्या भी बराबर होगी। जैसे एक अणु इसका आयनित होगा तो इनके आयनों की संख्या भी 1-1 होगी। इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए AB है, ये अणु है, और ये जब आयनित होता है तो विभाजित होगा तो क्या मिलेगा? A+ और B- मिलेगा। तो इसी तरह से इसकी संख्या भी 1 है और इस आयनों की संख्या भी 1-1 होगी। तो जितनी संख्या में इधर वियोजित होगा ये अणु, उतने संख्या में आयन मिलेंगे। जब 10 अणु वियोजित होगा तो 10-10 की संख्या में आयन मिलेंगे। तो ये हो गया इसके साम्य अवस्था पर अणुओं या आयनों की संख्या। अब यहाँ पर आयनन की मात्रा निकाल सकते हैं हम लोग। आयनन की मात्रा बराबर, फॉर्मूला बताया गया है कि आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या,
आयन में कितनी अणु वियोजित हुए? यहाँ से 100 था, 10 वियोजित हो गए, 90 बचे। तो आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या 10 बटे अणुओं की कुल संख्या 100 लिया गया था। तो ये बराबर आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। तो ये आयनन की मात्रा होगी। अब इसको प्रतिशतता में व्यक्त करना पड़ेगा कि आयनन की प्रतिशतता, आयनन की प्रतिशतता बराबर लिखेंगे आयनन की मात्रा आयनन की मात्रा गुणे 100 लिख देंगे। अब ये प्रतिशतता में आ जाएगा, इसको रख देंगे। आयनन की मात्रा 0.1 गुणे 100 बराबर हो जाएगा, इसको हल करेंगे 10% आ जाए। यानी केवल 10% अणु ही आयनों में वियोजित होते हैं और शेष 90% अनायनित रहते हैं, बिना आयन में बदले रह जाते हैं। तो ये था आयनन की मात्रा। अब इसमें ध्यान रखना है कि किसी भी वैद्युत अपघट्य की जो आयनन की मात्रा होती है वह सदैव 1 से कम होती है। जब 1 रहेगी तो उसकी प्रतिशतता यहाँ 100 आ जाएगी, अर्थात पूरे के पूरे अणु आयन में बदल जाते हैं। तो वैसे वैद्युत अपघट्य को कहा जाता है प्रबल वैद्युत अपघट्य कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलिटिक सबस्टेंस बोला जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत इसका मुख्य छठवीं मुख्य बात आता है कि किसी भी वैद्युत अपघट्य का भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके आयनों के स्वभाव और उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, क्योंकि वही आयन उसके भौतिक और रासायनिक गुण को निर्धारित कर रहे हैं। तो ये है छठवीं पॉइंट मुख्य। फिर उसके बाद सातवीं बात उसमें आती है, सातवीं पॉइंट आती है कि किसी भी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की वैद्युत चालकता उसमें उपस्थित आयनों के आवेश और उनकी संख्या पर निर्भर करती है। अर्थात किसी भी वैद्युत अपघट्य के विलयन में जितने अधिक संख्या में आयन होंगे और उन पे आवेश की मात्रा जितनी ही अधिक होगी, उस विलयन की वैद्युत चालकता उतनी ही अधिक होगी। ये है अंतिम 7 मुख्य बातें, और यही है वैद्युत अपघट्य सिद्धांत या वैद्युत वियोजन के सिद्धांत के अंतर्गत 7 मुख्य बातें हैं। इसके बाद हम लोग सीखेंगे आयनन की मात्रा पर प्रभाव डालने वाले कारक। आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक या आयनन की मात्रा पर प्रभाव डालने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। इसमें मुख्य 5 कारक होते हैं। पहला है वैद्युत अपघट्य की प्रकृति, दूसरा विलायक की प्रकृति, तीसरा विलयन का सांद्रण, चौथा ताप, पांचवा है विलयन में समायन की उपस्थिति। वैद्युत अपघट्य की प्रकृति नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, विलायक की प्रकृति नेचर ऑफ सॉल्वेंट, विलयन का सांद्रण कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, टेम्परेचर, विलयन में समायन की उपस्थिति प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इन सॉल्यूशन। अब इसमें वैद्युत अपघट्य की प्रकृति क्या होता है कि किसी भी वैद्युत अपघट्य की जो आयनन की मात्रा होती है वह उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। इसमें 2 प्रकृति के पदार्थ पाए जाते हैं कि जो वैद्युत अपघट्य के विलयन में आयनन की मात्रा बहुत अधिक होती है या उसमें अणुओं की संख्या पूर्ण रूप से आयनित हो जाती है, तो वैसे पदार्थों को कहते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्य। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स।
निवेय वैद्युत अपघट जिनका आयनन पूर्ण रूप से होता है, यानी उनके कुल अणु आयन के रूप में वियोजित हो जाते हैं, उसे प्रबल वैद्युत अपघट कहते हैं। जैसे इसमें उदाहरण है NaCl, KNO3, CH3, COONA, HCl, HNO3, H2SO4, NaOH, KOH। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनका आयनन पूर्ण रूप से होता है, यानी इनमें आयनन की मात्रा 100% होती है, ये आयनन की मात्रा 1 कहलाती है। फिर इसके बाद आता है वह वैद्युत अपघट जिनमें आयनन की मात्रा बहुत कम होती है, जिनकी आयनन की मात्रा बहुत कम होती है, अर्थात ये मुख्यतः अनआयनित होते हैं, तो वैसे पदार्थ को कहते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य। दुर्बल वैद्युत अपघट्य। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये दुर्बल वैद्युत अपघट के बहुत से उदाहरण होते हैं, जैसे CH3, COOH, HCN, H2S और NH4OH। ये उदाहरण इसके अंतर्गत आते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट। तो ये वैद्युत अपघट की 2 प्रकृति होता है, प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट। प्रबल वैद्युत अपघट में आयनन की मात्रा सबसे अधिक होती है और दुर्बल वैद्युत अपघट में आयनन की मात्रा कम होती है। फिर दूसरा कारक आते हैं विलायक की प्रकृति। तो विलायक के प्रकृति पर भी आयनन की मात्रा निर्भर करती है। तो अन्य विलायकों की अपेक्षा जो जल होता है उसमें आयनन की मात्रा अधिक होती है। फिर विलयन का सांद्रण। तो किसी भी वैद्युत अपघट के आयनन की जो मात्रा होती है विलयन के सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात तनु विलयन के लिए आयनन की मात्रा अधिक होती है और सांद्र विलयन के लिए आयनन की मात्रा कम होती है। फिर चौथा है ताप बढ़ाने पर आयनन की मात्रा बढ़ जाती है। पांचवा है विलयन में समायन की उपस्थिति, यानी किसी भी वैद्युत अपघट की जो आयनन की मात्रा होती है उस विलयन में उपस्थित एक ही समान प्रकार के आयन की उपस्थिति के कारण उसकी आयनन की मात्रा प्रायः कम हो जाती है या घट जाती है। जैसे इसमें बताया गया है कि NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH की जो आयनन की मात्रा होती है वह प्रभावित हो जाती है, यानी घट जाती है। NH4OH प्लस OH माइनस। अब इसकी आयनन की मात्रा घट जाती है इसकी उपस्थिति के कारण। अब इसकी उपस्थिति के कारण क्यों होती है? क्योंकि इसमें भी NH4 प्लस आयन पाया जाता है और Cl माइनस पाया जाता है। तो ये जो आयन है ये आयन इसमें भी पाया जाता है, इसलिए एक ही विलयन में जब ये रहेंगे तो आयन सम आयन हो जाएगा, कॉमन आयन हो जाता है। तो इसके कारण इसके आयनन की मात्रा घट जाती है। तो ये था 5 कारक जो कि आयनन की मात्रा को प्रभावित करते हैं। अब आगे एक टॉपिक सीखेंगे, इसमें हम लोग जल का आयनिक गुणनफल, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। देखिए जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है कि जो जल होता है वो भी एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है, उसका आयनन बहुत कम होता है और इस समीकरण के अनुसार होता है H2O गिव्स H प्लस प्लस OH माइनस। अभी इसका आयनन बहुत कम होता है। अब इस पे साम्य अवस्था पर समीकरण लिख सकते हैं हम लोग। साम्य अवस्था पर
लिख सकते हैं इनके आयनों की सांद्रता का गुणनफल, सांद्रता गुणनफल का अनुपात होगा जल के सांद्रता के साथ। ये नियतांक आता है, जहां पर साम्यावस्था पर जो बड़े कोष्ठक में H+ दिखाया गया हाइड्रोजन आयन सांद्रता है, वो H- जो है हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता है, और H2O बड़े कोष्ठक में जल की सांद्रता है, और K आयनन स्थिरांक है या वियोजन स्थिरांक। अब जो सांद्रता है उसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर, इसको संक्षेप में कैपिटल M से भी प्रदर्शित किया जाता है। अब यहां से इसका तिर्यक गुणा कर सकते हैं हम लोग, H+ गुणे OH- बराबर K गुणे H2O की सांद्रता। क्योंकि जो जल होता है उसका आयनन बहुत कम होता है, इसमें देखा गया है कि लगभग 550 लाख अणु जब जल का लेते हैं तो उसमें से एक अणु का आयनन इस तरह से होता है, इस समीकरण के अनुसार होता है। इस तरह से 550 लाख अणु की तुलना में एक अणु बहुत कम होता है। इस तरह से माना जा सकता है कि जो H2O है इसका आयनन बहुत कम होता है, या उस दौरान H2O की जो सांद्रता होती है वो स्थिर रहती है, उसका मान स्थिर माना जा सकता है। और देखा गया है कि निश्चित ताप पर उसका मान होता है 55.55 यम, उसकी सांद्रता इतनी होती है, 55.55 मोल प्रति लीटर होती है। तो ये भी एक स्थिरांक है, इसका मान भी नियत है, नियत मान रखा है, इसलिए इसको भी कांस्टेंट मानेंगे। तो ये कांस्टेंट माने ही है, इसका मान भी कांस्टेंट हो जाएगा, दोनों गुणनफल करेंगे ये भी नियतांक आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, नया कांस्टेंट आ जाएगा KW, इसको कहेंगे। इसी KW को बोला जाता है आयनिक गुणनफल बोला जाता है। आयनिक गुणनफल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका मान जल में उपस्थित दोनों आयनों H+ और OH- आयनों के गुणनफल के बराबर है, इसलिए इस नियतांक को जल का आयनिक गुणनफल कहा जाता है। W मीन्स वाटर, यानी जल का आयनिक गुणनफल। अब इसमें देखा गया है कि इसका प्रयोग द्वारा इसका मान निकाला गया है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका KW का मान निकाला गया, तो वो आया 1 गुणे 10⁻⁻14 पाया गया। तो इस तरह से समीकरण आ जाता है H+ गुणे OH- बराबर 1 गुणे 10⁻⁻14। ये जो समीकरण होता है इसी को आयनिक गुणनफल कहते हैं। अब ये आयनिक गुणनफल के समीकरण का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात होगी तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता ज्ञात होगी तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है जल का आयनिक गुणनफल। तो आज बस इतने टॉपिक, इसके बाद नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।